Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are starting the 20th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Consumer Education and Protection. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने part 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन होती क्या है। फिर हमने उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि क्यों कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशंस पढ़ी थी कंज्यूमर्स की, कि जब भी कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कंज्यूमर्स फेस करते हैं जब वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो, ठीक है। पहला है सब स्टैंडर्ड पुअर क्वालिटी गुड्स। Various manufacturer can make the same product such as large multinational corporation, local Indian manufacturers and some may be imported from other countries। देखो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो कि सेम प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। वो किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को देखते हैं और वैसा ही सेम प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए वो चीप क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। और जब वो चीप क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी चीप क्वालिटी का होगा, लेकिन देखने में दोनों प्रोडक्ट्स क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। और उस समय कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे चुने। उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट असली है कौन सा नकली है। तो इस तरह क्या होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पे हम जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नकली प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं, ठीक है। वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं। देखो लिखा भी है, हाउएवर द मटेरियल यूज मे बी डिफरेंट and the product quality may also vary, making it difficult for a consumer to identify a poor quality product। भले ही मटेरियल जो उसमें यूज़ किया जा रहा है वो अलग हो, क्वालिटी अलग हो, लेकिन कंज्यूमर फिर भी पहचान नहीं पाते कि ये जो प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। मैनी कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट क्वालिटी स्टैंडर्ड। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता किसी चीज़ की क्वालिटी को कैसे चेक करना है, ठीक है। दूसरा है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। देखो ये जो मिलावट होती है ये जानबूझ के भी की जा सकती है और कभी कभी गलती से भी मिलावट हो जाती है। A substance is said to be adulterated when some substances are either added to or removed from a product। एक जो सब्सटेंस है उसको एडल्ट्रेटेड तब बोला जाता है जब उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को या तो निकाल दिया जाए या उसमें लो क्वालिटी के सब्सटेंस को मिला दिया जाए। कंसिक्वेंटली द कंपोजिशन, नेचर और क्वालिटी इज अल्टरेड। देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन होता है, नेचर होता है या जो क्वालिटी होती है वो बदल जाती है, उसमें कुछ मिला दिया जाए तो क्वालिटी बदल जाए या उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकाल लिया जाए तो क्वालिटी बदल जाए, तो इन दोनों को ही एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। Adulteration is a serious problem not only because it is exploitative but because it can cause harm to health and safety of a consumer। एडल्ट्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये कंज्यूमर को इससे ठगा जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे कंज्यूमर की हेल्थ पे, उसकी सेफ्टी पे बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। तीसरा है हाई प्राइसेस। एवरी कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट ही विल बी चार्ज्ड अ फेयर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। हर कंज्यूमर चाहता है कि उसको किसी भी प्रोडक्ट का फेयर प्राइस देना पड़े। However, we must bear in mind that prices are influenced by government policy, availability, quality, delivery system, market location, method of distribution,
cost of promotion, method of purchase, and consumers' desire of convenience. लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्राइस होते हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे असर पड़ता है। ठीक है, हो सकता है जीएसटी लग जाए तो इसकी वजह से भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है। तो ये किसके कारण होता है? ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसकी वजह से होता है। अब किसी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी लग रही है तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर आ रहा है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है? अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट बहुत भारी मात्रा में बन रहा है, उसका प्रोडक्शन भारी लेवल पे हो रहा है, तो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो महंगा होता जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उसके प्राइस पे असर डालती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। डिलीवरी सिस्टम, आप देखते हो कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपसे डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर डिलीवरी सिस्टम कैसा है। अगर कोई चीज़ बहुत दूर से आ रही है तो उसके लिए आपको शिपिंग चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। मार्केट की लोकेशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें भी असर डालती हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे। Despite this, some consumers tend to relate price to quality of an item, though it is not necessary. देखो, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट की प्राइस को उसकी क्वालिटी से रिलेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कंज्यूमर्स को आपने देखा होगा, कहते हैं यार इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी ऐसी ही है, दूसरे वाले की भी क्वालिटी सेम ही है, तो दोनों के प्राइस में अंतर क्यों है? अंतर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनका प्रोडक्शन का लेवल अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि उनका जो भी मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे उस रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े। अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा होगा, और हो सकता है जो दूसरा वाला जो सस्ता है उसका रॉ मटेरियल भी सस्ता हो। तो क्वालिटी सेम होने पे भी प्राइस में अंतर हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पे भी। डिपेंड करता है कि कपड़े का मटेरियल कैसा है, कपड़ा किस जगह बनाया गया है, या कपड़ा ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट किस जगह पे बनाया गया है, उसमें किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसका असर प्रोडक्ट के प्राइस पे पड़ता है। Prices of same quality goods may vary because of high low cost of production, overhead expenses, advertising, etc. बताया ना मैंने कि प्रोडक्शन का सिस्टम हो सकता है हाई या लो कॉस्ट का हो। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा की गई हो जिसकी वजह से उसका दाम बढ़ गया हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। Some suppliers may overchange when they find that the customer is not well informed and lacks knowledge. कुछ जो सप्लायर्स होते हैं वो प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका जो कस्टमर है उसके पास अच्छा ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है। तो उस समय जो सप्लायर्स को क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। वो प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर्स को ठग लेते हैं। ठीक है, चौथा है लेक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। अब देखो, कंज्यूमर के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसकी वजह से भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू नॉट नो द वेरियस लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस दैट हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देम। कुछ कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ही नहीं पता होता, और उनको ये भी नहीं पता होता कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं, जो उनकी रक्षा करती हैं ठगों से। तो उनको पता ही नहीं होता कुछ, और वो आराम से ठग लिए जाते हैं। और अगर उनके साथ कोई चीटिंग हो भी जाती है तो वो आराम से अपने घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे शिकायत करनी है और कैसे शिकायत करनी है। पांचवा है इनएडिक्वेट और इरोनियस इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती है।
Labels of most products are not factually correct. Some are deceptive and misleading. देखो, जब प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, होता है ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको उसमें बताया रहता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में मिलाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। लेकिन कभी कभी ये जो लेबल्स होते हैं ना, ये गलत हो जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, इससे कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जाता है। Most labels fail to give complete essential information and often use terminologies which a common consumer is unable to understand. बहुत सारे लेबल्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, और कभी कभी तो ऐसे टर्म्स का यूज़ किया रहता है जो कि कंज्यूमर्स को समझ में ही नहीं आते, जिसकी वजह से भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। Advertisement are not informative and are limited in their ability to answer many essential questions about qualities और यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जो एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होती, उसमें भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब कंज्यूमर्स चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। उनको क्वालिटी के बारे में नहीं बताया जाता, उनको ये नहीं बताया जाता कि प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कैसे करना है। Seldom advertisements do focus on features, care and maintenance, after sales services, etc. बहुत कम एडवर्टाइजमेंट फीचर्स के बारे में बताती हैं, केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताती हैं। There is a lack of buying guides on consumer durables and non-durables to aid the consumer in decision making. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी और नॉन ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताया जाता। ये नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट टिकाऊ होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिसीजन नहीं ले पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि वो प्रोडक्ट्स को खरीदें या ना खरीदें। ठीक है, फिर है पैकेजिंग इज बीइंग यूज्ड एज अ पोटेंट मार्केटिंग टूल। अब जो पैकेजिंग कराई जाती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को रखा जाता है, जो ऊपर का पैकेजिंग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टूल बन के रह गया है। मतलब पूरी पैकेजिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगे और उसकी बिक्री अच्छे से हो पाए। अट्रैक्टिव पैकेजेस परसुएड कंज्यूमर्स टू मेक इम्पल्सिव परचेजेस। पैकेजिंग को भी देख के बहुत सारे कस्टमर्स प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। At times, the container used for packing products is larger than the contents. कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि जो पैकिंग होती है, मतलब जो पैकेट होते हैं या जो कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और जो उसमें प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा होता है। Many a times several layers of expensive पैकिंग मटेरियल इज़ यूज्ड। कभी कभी तो इतने सारे पैकिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब आप एक पैकेट फाड़ोगे उसके अंदर दूसरा पैकेट, फिर दूसरा फाड़ोगे उसके अंदर तीसरा पैकेट, मतलब कई सारे पैकेट्स को यूज़ करके पूरा पैकेजिंग की जाती है, और फाइनली जो आपको उसमें सामान मिलता है वो बहुत ही कम होता है। Manufacturers repackage existing products into attractive looking and novel shapes of packs and advertise the product to be in a new pack, although the product quality is the same. कभी कभी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को दूसरे पैकेट में रख देते हैं, मतलब पैकेट को चेंज कर देते हैं और कह देते हैं कि प्रोडक्ट बदल गया है, जबकि प्रोडक्ट नहीं बदलता, प्रोडक्ट वैसे ही रहता है, बस ऊपर का पैकेट चेंज हुआ रहता है। However, the consumer is enticed by the new packaging. और जो कंज्यूमर होता है वो तो बस नया पैकेट को देख के ही सोच लेता है कि भैया प्रोडक्ट क्या है, नया आ गया है, वो पैकेट को देख के ही प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन दे के, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दे के कंज्यूमर्स को धोखा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकरेक्ट weights and measures. The consumer sometimes end up getting less quantity than what he pays for due to incorrect weights and measures. कभी कभी कंज्यूमर्स को कम क्वांटिटी वाले सामान मिल जाते हैं, मतलब
जितना वजन का उसने पैसा दिया होता है उससे कम सामान कस्टमर को मिलता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज आइदर द वेट्स एंड स्केल्स आर altered by the retailers or correct measures are incorrectly used। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, गलत वेट्स का यूज़ करते हैं, वो गलत स्केल्स का यूज़ करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को ठगा जा सके, ठीक है। या अगर आपके स्केल्स और वेटिंग वाले जो टूल्स हैं वो सही हैं तो सामान ही कम दे दिया जाता है, ठीक है, सामान को ही क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। Measures are often deceptive and exploit consumers for their money। जो तराजू वगैरह यूज़ होते हैं दुकानों पे वो हमेशा गलत होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो डिफेक्टिव होते हैं और कंज्यूमर्स को इनसे ठगा जाता है, अक्सर सामान कम दिया जाता है कंज्यूमर्स को। Weight and measures without seals or verification stamp are not genuine। अगर ऐसा कोई भी तराजू है या ऐसा कोई भी मेजरमेंट करने वाली मशीन है, अगर उस पर वेरिफिकेशन स्टैम्प नहीं लगा है, कोई भी वेरिफिकेशन सील नहीं लगा है, तो उस मशीन को आप जेन्युइन नहीं मान सकते। हो सकता है कि वो मशीन क्या हो, गलत हो, और वो अच्छे से किसी भी सामान को मेजर नहीं कर पा रही हो, अच्छे से किसी भी प्रोडक्ट को वेट नहीं कर पा रही हो, ठीक है। 7th है spurious duplicate imitation products। Consumers are confused and cheated by spurious and substandard products, duplicate of well-known brand, some having similar packaging, color scheme and similar sounding brand's name। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड के नाम पे कस्टमर्स को सस्ते और घटिया प्रोडक्ट पकड़ा दिए जाते हैं। कलर भी सेम होता है, पैकेजिंग भी सेम होती है, ब्रांड का नाम भी सेम होता है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो कंज्यूमर्स को धोखा देते हैं। ऑफन सच इमिटेशंस आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड मे बी इंजूरियस एंड अनसेफ टू यूज़। तो ऐसे जो इमिटेशंस होते हैं, मतलब ऐसे जो डुप्लीकेट चीज़ें बिकती हैं, वो ख़राब क्वालिटी की होती हैं और अक्सर ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, वो हानिकारक हो हमारे लिए, वो हमारे लिए सेफ ना हो। 8वां है सेल्स प्रमोशन स्कीम्स टू इंटाइस द कंज्यूमर। अब देखो, ऐसे प्रमोट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जिससे क्या हो, कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इंडियन मार्केट इज फ्लोडेड विथ अ प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स। इंडियन मार्केट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। कंपनीज नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल आर कॉम्पीटिंग विथ वन अनदर टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर। तो नेशनल कंपनी, इन मल्टीनेशनल कंपनी एक दूसरे में कॉम्पीट करती रहती हैं ताकि वो अपने सेल को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। टू डू सो दे कम आउट विथ सेवरल सेल्स प्रमोशन स्कीम्स लाइक एक्सचेंज ऑफर्स, बोनस, लकी ड्रॉज एक्सेट्रा। और ये करने के लिए मतलब हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करती है, कभी कभी सेल लगा, आपने देखा होगा कि सेल लगी है कहीं पे लकी ड्रॉ दिए जा रहे हैं, कभी कहीं पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। तो ऐसे करके कंपनी अपनी तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। सच मीन्स ऑफ सेल प्रमोशन आर नॉट ऑलवेज जेन्युइन एंड डिसीव द कंज्यूमर्स। तो ये जो माध्यम होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, ये हमेशा जेन्युइन नहीं होते। कभी कभी ये कंज्यूमर्स को धोखा देने के लिए किए जाते हैं। कंज्यूमर्स टेंड टू गेट swayed by these enticing sale promotion gimmicks and fall prey to them। कंज्यूमर्स इनसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, वो चले ही जाते हैं ऐसी सेल्स में। जब भी आप सुनोगे कि अरे वहाँ पे सेल लगी है, वहाँ पे बोनस दिया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो कस्टमर ऐसी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो ठग भी लिए जाते हैं, ठीक है, उनके साथ धोखा भी हो जाता है।
In order to effectively deal with the onslaught of clever and deceptive market interest, marketing strategies, and other problems, consumers need to be aware and educated uh, about their rights, responsibilities and protection mechanism. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, उसको थोड़ा अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे वो अपने आप को बचा सकता है. कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन आर दस tools which empower and equip consumers to protect themselves from adverse market forces. तो जो कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन होता है वो क्या करता है, वो कस्टमर्स को एम्पावर करता है और उनको बचाने की कोशिश करता है. In addition, they help the consumers understand legislation and policies matters which would directly have a bearing on their rights and choices as consumer. और इसके अलावा ये जो एजुकेशन दी जाती है, जो कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन दी जाती है, ये कंज्यूमर्स को इसमें बताया जाता है कि कंज्यूमर्स के राइट क्या क्या हैं, कहाँ पे वो अपनी शिकायत को जाके दर्ज करा सकता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड, established and enshrined 6 consumer rights under the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1986 में, जिसमें 6 कंज्यूमर राइट्स की बात की गई थी. देयर आर 4 बेसिक राइट्स, जिसमें 4 जो हैं बेसिक राइट्स हैं. कौन कौन से? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड. 2 additional rights are right to redressal and right to education. और 2 एडिशनल राइट्स हैं. कौन कौन सा? राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको कंज्यूमर्स के लिए ही बनाया गया है, कंज्यूमर्स की हितों की रक्षा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है, ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स या रिटेलर्स कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करते हैं उनको सज़ा दी जा सके और कंज्यूमर्स को बचाया जा सके. ठीक है. द एक्ट हैज़ 2 इम्प्लीकेशंस. इस एक्ट के, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके 2 पहलू हैं. फर्स्ट, इट गिव्स द कंज्यूमर द राइट टू कंप्लेन टू एन अथॉरिटी अबाउट हिज हर ग्रीवेंस एंड सिक स्पीडी रिड्रेसल. पहला तो ये कि इसमें कंज्यूमर को ये राइट दिया जाता है कि वो कंप्लेन कर सके. अगर किसी अथॉरिटी ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने उसके साथ चीट किया है तो वो कंप्लेन कर सकता है. कंज्यूमर क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है. और उसकी कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए, उसकी कंप्लेन के हिसाब से उसको बहुत जल्दी सॉल्व भी कर दिया जाता है. सेकेंडली, कंज्यूमर कैन क्लेम कंपनसेशन for any loss or injury suffered or account of the negligence of the manufacturer. कंज्यूमर कंप्लेन भी क्लेम कर सकता है कि उसको क्या मिले? कंपनसेशन मिले. अगर कोई घाटा हुआ है कंज्यूमर को या उसको कोई इंजरी हुई है किसी प्रोडक्ट की वजह से, तो वो कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकता है. उस समय मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को पैसे देने पड़ेंगे कस्टमर को. ठीक है. मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? कस्टमर को पैसे देगा. उसका जो भी नुकसान है उसकी पूर्ति कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर करेगा. इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज पे लागू होता है. लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं. बस इन गुड्स सर्विसेज पे ये एक्ट लागू नहीं होता, बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे ये एक्ट लागू होता है. द एक्ट हैज़ मेड द कंज्यूमर मूवमेंट पावरफुल, ब्रॉड बेस्ड, इफेक्टिव एंड पीपल ओरिएंटेड. इसके बाद है कंज्यूमर राइट्स. इनके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं.
Consumer rights are those rights which are or should be provided legally to protect consumers' interest. ये जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा की जा सके. इन अदर वर्ड्स, देयर आर राइट्स designed to ensure that all consumers obtain good and services of reasonable quality at fair prices. इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि ये जो राइट्स हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि सभी कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे रीजनेबल क्वालिटी वाला गुड और सर्विस मिले. Let us briefly examine what the 6 rights under the Consumer Protection Act cover. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 राइट्स की बात की गई है वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी. दिस रिफर्स टू द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हैजार्डस इफेक्ट दैट मे बी कॉज्ड टू द हेल्थ लाइफ ऑफ अ कंज्यूमर. देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें उन खतरनाक प्रभावों से कंज्यूमर को बचाया जाता है जिसके कारण कंज्यूमर की हेल्थ को लाइफ को नुकसान हो सकता है. बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. द राइट्स स्पेसिफाई दैट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू हेल्थ और लाइफ. इस राइट में ये बताया गया है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए हैजार्डस प्रोडक्ट से या हैजार्डस सर्विसेज से, ऐसी सर्विसेज से या ऐसे प्रोडक्ट्स से जो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं. दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. दिस मीन्स द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standard and price of goods and services so as to protect the consumers against unfair trade practices. यहाँ पे कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, उसका पोटेंशियल क्या है, कितना प्योर है, किस स्टैंडर्ड का है, उसका प्राइस क्या है. तो इसके बारे में कंज्यूमर इंफॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी मैन्युफैक्चरर से या किसी भी प्रोड्यूसर से. कभी कभी कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बना के उनको पुअर क्वालिटी का सामान हाई रेट पे दे दिया जाता है. तो इस तरह कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो पूछ सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में. तीसरा है राइट टू चूज़. कंज्यूमर को चूज़ करने का अधिकार है. This implies that every buyer has the right to have assess the products of varying quality and quantity, prices, size and design at competitive prices and to choose according to his needs and wants. इसमें ये बताया गया है कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो डिफरेंट क्वालिटी के, क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को देखे, उनको समझे, सब में कंपेयर करे, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी उसको सही लगता है उसको चूज़ करें. फोर्थ है राइट टू बी हर्ड. मतलब कंज्यूमर की बात को सुना जाना चाहिए. द राइट टू बी हर्ड मीन्स that consumers' interest will receive due consideration at appropriate forum. It also includes the right to be represented in various forums that are working to ensure consumer welfare. To enable consumers to exercise this right, both the state and voluntary agencies are expected to provide such forums. देखो कंज्यूमर फोरम जगह जगह इस्टेब्लिश किए गए हैं. लगभग हर स्टेट में एक कंज्यूमर फोरम होता है. तो वहाँ पे कंज्यूमर्स की बात को सुना जाता है. अगर कंज्यूमर कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत को सुना जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उस शिकायत को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. फिफ्थ है राइट टू सीक redressal. Every consumer had the right to seek redressal against unfair trade practices and unscrupulous exploitation. देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंज्यूमर रिड्रेसल मांग सकता है. अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो वो कह सकता है कि उसकी भरपाई कराई जाए.
प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर के नुकसान की भरपाई करनी भी पड़ती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू फेयर सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इसमें कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सुना जाता है, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको समझा जाता है और उस हिसाब से सेटलमेंट कराया जाता है। कभी कभी होता है ना कि प्रोड्यूसर क्या करता है, पैसा दे देता है कंज्यूमर को कि आपका जो नुकसान हुआ है उसके बदले आप इतना पैसा ले लीजिए, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि प्रोड्यूसर को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अगर मान लो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, उसकी हेल्थ को नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यही मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दिस रिफर्स टू एवरी पर्सनस राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर so that he will be able to make wise decisions while purchasing goods and hiring services। देखो इसमें हर कंज्यूमर को नॉलेज दी जाती है, मतलब हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो नॉलेज ले सके, वो स्किल्स डेवलप कर सके, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए, वो समझ पाए कि उसको क्या ख़रीदना है, कौन सी सर्विस लेनी है, ठीक है। अगर क्या ख़रीदना है, क्या सर्विस लेनी है, ये चीज़ ही कंज्यूमर को नहीं पता होगी तो फिर कंज्यूमर का नुकसान हो जाएगा। तो कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर को बताया जाता है कि उसके लिए क्या सही है और कैसे वो सही चीज़ों को चुन सकता है, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। This right implies that the consumer should be educated enough to be able to solve the problem himself। इस राइट में यही बताया गया है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे सॉल्व कर पाए, ठीक है। Another mechanism of consumer protection is through standardization marks। अब देखो कंज्यूमर के बचाव के लिए स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ISI मार्क, वुल मार्क, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। कंज्यूमर्स मस्ट परचेज प्रोडक्ट्स विथ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स टू इंश्योर द क्वालिटी प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर से ये आशा की जाती है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स वाले प्रोडक्ट को ही खरीदें, क्योंकि इन मार्क्स वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, इनमें प्योरिटी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर टू नो अबाउट डिफरेंट स्टैंडर्ड मार्क्स एंड द प्रोडक्ट्स कवर अंडर देम। तो कंज्यूमर के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिफरेंट स्टैंडर्ड मार्क्स के बारे में जाने और ये भी जाने कि किस मार्क के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ प्राइम रिक्विजिट फॉर अटेनिंग क्वालिटी। Let us learn more about these standard marks। तो स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम समझ सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है, ये मोहर लगा दी जाती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये प्योर है, कंज्यूमर के लिए सेफ़ है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।